हम लोग प्रस्तुत कर दिए थे। अगला इसमें चरण है विनियोग। बजट में 6 चरणों में पेश होता है, जिसमें बजट का प्रस्तुतिकरण हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अगला है आम बहस की स्थिति। देखिए लिखा होगा दूसरा, क्या लिखे हैं आप लोग? आम बहस, जनरल डिस्कशन। जब बजट पेश कर दिया जाता है तो बजट पेश होने के कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद, 3 से 4 दिन तक इस पर दोनों सदन में, लोकसभा में और राज्यसभा में, दोनों सदनों में बजट पर क्या होती है? चर्चा होती है। बजट से संबंधित विचार विमर्श होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं। अपोजिशन कहता है, जो विपक्ष होगा, कि ये बजट सबसे कूड़ा है, किसी काम का नहीं है, इसमें सिर्फ धनी लोगों का ध्यान में रखा गया है, वगैरह वगैरह। माने अपोजिशन इस बजट का पोस्टमार्टम करेगा, जितना वो क्रिटिक्स कर सकता है। किसानों के लिए कुछ नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, विधवाओं के लिए कुछ नहीं है, छात्रों के लिए कुछ नहीं है, वगैरह वगैरह। अच्छा, ये तो हो गया अपोजिशन। और जो पक्ष होगा, यानी कि जो सरकार होगी, रूलिंग पार्टी होगी, वो बजट की इतना तारीफ करेगा कि बस यही बजट नहीं आया था, इसीलिए भारत में गरीबी थी। और जैसे ये बजट पास होगा, सबके घर कुबेर भी पहुंच जाएंगे। आई बात समझ में? सबके घर कुबेर का खजाना मिल जाएगा। मतलब दोनों पक्ष और विपक्ष 3-4 दिनों तक क्या करेगी? सदन में बजट पर चर्चा करेगी। पक्ष कहेगा ये सबसे अच्छा बजट है, सबसे भारी भरकम बजट है, सारे सेक्टर को हमने ध्यान दिया है, चाहे एग्रीकल्चर हो, प्राइमरी हो, ठीक है, टर्शियरी हो, सारे सेक्टर, सभी अमीर गरीब, महिलाएं, बच्चे, स्टूडेंट, सबका इसमें ध्यान रखा गया है। मतलब जितनी इस बजट की अच्छाई कर सकता है वो पक्ष रखेगा, अब विपक्ष जितना उसकी बुराई कर सकता है वो करेगा। यही आपका क्या हो गया है? आम बहस, जनरल डिस्कशन। मतलब प्लस और माइनस। प्लस कौन बताएगा? पार्टी, मतलब जिसकी सरकार होगी। अपोजिशन उसकी क्या करेगा? बुराई करेगा। इसके बाद आता है तीसरा स्टेज, विभागीय समितियों द्वारा जांच। तीसरा यही तो है रही। जनरल डिस्कशन के बाद संबंधित जो विभाग होते हैं, उसमें इस दौरान 24 अस्थायी समितियां होती हैं। किसकी? संसद की 24 अस्थायी समितियां होती हैं, संसद की विभागीय समितियां, जो बजट की क्या करेंगी? एक एक करके, एक एक क्लास करके उस पर अपना अनुदान की मांगों को विस्तार से जांच पड़ताल करेगी। ठीक है, इसे कहते हैं विभागीय समितियों द्वारा जांच। तो जनरल डिस्कशन के बाद इसको विभागीय समितियों को हैंडओवर कर दिया जाता है, जो डिपार्टमेंटल कमिटीज होती हैं, हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग। फिर वो डिपार्टमेंट उस बजट को क्या करता है? छानबीन करता है, उसकी जांच पड़ताल करता है, कहाँ कितना खर्च होगा, कैसे होगा, क्या होगा, वगैरह वगैरह। इसके बाद अगला स्टेज क्या है भाई बजट का? अब अनुदान की मांग पर क्या होगा? मतदान होगा। ठीक, इसमें क्या होता है? इस चरण में विभागीय समितियां जब डिपार्टमेंटल कमेटी अध्ययन कर लेती हैं, तो इसको फिर बजट को लोकसभा में मतलब डिस्कस किया जाता है। इस दरमियान लोकसभा एक एक पॉइंट को, एक एक आइटम को मतदान के लिए रखती है। एक एक आइटम, इस आइटम में इतना खर्च होगा, इस आइटम में इतना होगा, इसमें इतना होगा, तो एक एक आइटम पे क्या करती है? मतदान करती है।
हाँ अलग अलग होता है। एजुकेशन पर इतना, एग्रीकल्चर पे इतना, इस स्कीम में इतना, इस स्कीम में इतना, इस तरह से। इसके बाद इसी में कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। मांगों पर, इसी दरमियान मांग पर कटौती लाई जाती है। कटौती प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव 3 तरह का होता है। एक होता है नीतिगत कटौती, एक होता है टोकन कट, सांकेतिक कटौती, एक होता है टोकन कट और नीतिगत इकोनॉमिक कट। इकोनॉमिक कट को क्या कहेंगे? आर्थिक कटौती। अब ये कटौती प्रस्ताव क्या होता है, ये क्या चीज है, इसको समझेंगे हम लोग कि कटौती प्रस्ताव जनरली जो सरकार की डिमांड होती है बजट के द्वारा कि इतना पैसा हम इस मद पे खर्च करेंगे, उस पर चर्चा करने की बात होती है, या उस आइटम को एक्सेप्ट करना है या उसको कम करना है या उस पर डिस्कशन करना है। इसलिए सांसद के जो मेंबर होते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, वो कटौती प्रस्ताव लेकर के आते हैं। तो सबसे पहले है नीतिगत कटौती। इसमें कहा जाता है कि जो डिमांड रखी गई है 1000 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़, जितनी डिमांड रखी गई है उसकी राशि घटा करके 1 रुपया कर दिया जाए। इसका मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या संसद उस आइटम को खत्म करना चाहती है, यानी कि उस डिमांड को, उस बजट को संसद अपनी सहमति नहीं देना चाहती। आई बात समझ में? इसे क्या कहते हैं? नीतिगत कटौती, पॉलिसी कट मोशन। इस दरमियान कि जो भी अमाउंट है 500 करोड़, 1000, 2000, उसको घटा करके 1 रुपया कर दिया जाए, यानी कि उस व्यय से संसद सहमत नहीं है। अगर ये पास जनरली होता नहीं है, क्यों? क्योंकि सरकार का क्या होता है? बहुमत होता है, इसलिए ये पास वास होता नहीं है। अगर पास हुआ सरकार को रिजाइन करना पड़ जाएगा, ठीक है, तो कहा जाता है कि इसकी राशि को घटा करके 1 रुपया कर दिया जाए। उसके बाद एक होता है सांकेतिक कटौती। जिस आइटम पर संसद नहीं चाहती है कि पैसा खर्च हो, जैसे मान लीजिए सरकार कहे कि मनरेगा पे 1000 करोड़ खर्च करेंगे, विपक्ष चाहता है कि भाई ना हो, इसका कोई मतलब नहीं, इसमें बंदर बांट चल रहा है, मान लो, और उसको चाहता है विपक्ष की ये आइटम खत्म हो जाए या ये प्रोग्राम ही बंद कर दिया जाए, तो उसके लिए क्या लाएगा? नीतिगत कटौती लाएगा, यानी कि जो जितना भी बजट एलोकेशन है उसको घटा करके 1 रुपया कर दो। 1 रुपया में सरकार कौन सी चलाएगी? यानी कि वो मद क्या हो गया? खत्म हो गया। यानी कि एक तरह से संसद उस मद पर अपनी असहमति जताती है कि भाई ये आइटम या ये प्रोग्राम नहीं चलना चाहिए, इसको बंद होना चाहिए। ठीक। अब आता है सांकेतिक कटौती। इसका उद्देश्य होता है बजट के पर्टिकुलर किसी आइटम पर चर्चा करना। इसमें कहते हैं 100 रुपया कम कर दो। कितना कम कर दो? खाली 100 रुपए। तो 100 रुपए कम करने का मतलब नहीं है, एक तरीके से विपक्ष सरकार को घेरती है कि भाई क्यों खर्च कर रहे हैं, कहाँ खर्च करेंगे, पिछला बजट में आपने क्या किया, कौन सा आपने काम किया, उसका कितना आउटपुट मिला, क्या उसके फायदे हुए, अब इतनी बजट को आपको क्यों जरूरत है, पिछले वाले में क्यों नहीं पूरा हुआ, वगैरह वगैरह। यानी एक तरह से सरकार की धुलाई करने के लिए। ठीक है। अगला है आर्थिक कट, इकोनॉमिक कट। इसमें कहा जाता है कि किसी आइटम पर जो सरकार ने बजट पास किया है, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 10,000 करोड़, जितना भी बजट पास किया है, उसका एक सर्टेन अमाउंट कम कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए एक किसी पर सरकार ने आइटम पर 1000 करोड़ व्यय करने का प्रावधान किया है। जब आर्थिक कट मोशन लाया जाएगा तो कहा जाएगा इसमें से एक सर्टेन अमाउंट, मान लीजिए हमने कहा 500 करोड़,
500 करोड़ काट दिया जाए तो कितना बचेगा? 500 करोड़। यानी कि जितना सरकार किसी भी प्रोग्राम या पॉलिसीज को लॉन्च करने के लिए खर्च करने का प्रबंध करती है, तो अपोजिशन को लगता है कि ये पैसा ज्यादा है, सरकार बेफजूल में पैसा खर्च कर रही है, इसलिए एक इसका डिफिनिट अमाउंट कम कर दिया जाए। वैसे ऐसे समझ लो, जब आप कभी घर पे पैसा मांगते हैं तो मम्मी या पापा को लगता है यार ये काम 500 में हो रहा है और ये मांग रही है 1000, तो करते क्या है, पैसा कम देते, कहते इतने में काम चला लो। ऐसे ये समझ लो, जब लगता है सरकार मतलब अपोजिशन को कि बजट ज्यादा है, एक्सेस है, इसकी जरूरत नहीं है और उसका अमाउंट कम करना चाहती है, तो क्या लाती है? आर्थिक खर्च। क्लियर? ये सो गए भाई, ज्यादा चॉकलेट खा लिए, ज्यादा चॉकलेट ब्लैक खा लिए हो क्या? अच्छा अच्छा, चलो हम अगला कौन सा कट है भाई? विनियोग विधेयक का पारित होना। देखो, विनियोग विधेयक का अगला है विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल या विनियोग विधेयक का पारित होना। देखिए, जो भारत की संचित निधि है, किस आर्टिकल में है? संचित निधि का अनुच्छेद क्या है? 266। कितना है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का आर्टिकल कितना है? 266। अब समझिए, भारत की संचित निधि से सरकार तभी पैसा निकाल सकती है जब वह अप्रोप्रिएशन बिल क्या कर ले? पास कर ले। यानी कि एप्रोप्रिएशन बिल सरकार को भारत की संचित निधि से पैसा निकालने का क्या देता है? अधिकार देता है। जब तक एप्रोप्रिएशन बिल नहीं पास करेगी सरकार, तब तक भारत की संचित निधि से 1 रुपया भी निकाल नहीं सकती है। इट मीन्स कि इस विनियोग विधेयक के पारित हो जाने के बाद सरकार के पास ये अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह भारत की संचित निधि से जितना बजट पास किया गया है उतना पैसा क्या कर सकती है? निकाल सकती है। आई बात समझ में? बिना विनियोग विधेयक पारित किए सरकार 1 रुपया भी नहीं निकाल सकती भारत की संचित निधि से। इसके बाद अगला है वित्त विधेयक। यही तो है, वित्त विधेयक का पारित होना। तो जैसे एक साधारण विधेयक पारित होता है, ऐसे ही एक वित्त विधेयक पारित होता है। वही प्रस्तुतिकरण, पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, फिर दूसरा हाउस, फिर फाइनली राष्ट्रपति। ठीक है, यानी कि वित्त विधेयक और साधारण विधेयक का प्रक्रिया एक जैसी है। तो लास्ट में वित्त विधेयक पारित किया जाता है, जिसमें टैक्स को घटाना हो, बढ़ाना हो, टैक्सेशन करना हो वगैरह और भी आइटम होते हैं। ठीक है भाई? तो आपका संसद वाले पार्ट में देख लो, किसी के पास एम लक्ष्मीकांत की किताब है? किसी के पास नहीं? अच्छा, लेके आया करो कभी कभी, क्लास में भी देख लिया करो। तो पार्लियामेंट वाला पार्ट आपका क्या हो गया? खत्म। ठीक है, अब इसमें जो बचा खुचा रहेगा आप लोग घर में जाइएगा और पढ़ लीजिएगा, जो हमने बताया है। संसद वाले पार्ट को पूरा पढ़ लीजिएगा। बुक्स हम अभी डलवा दे रहे हैं आपके ग्रुप में, 25, 30, 40 पन्ने जो भी होगा वो आप थोड़ी एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। हम इसलिए आपको फोर्स कर रहे हैं जिससे आपको ये पता चले कि क्या पढ़ाया गया और क्या रह गया। ठीक है, तभी तो आप हमसे कल क्लास क्वेश्चन करेंगे, सर ये चीज रह गया, ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए। ठीक, इसके बाद हम लोग सोच रहे हैं कि वो डिस्कस कर लें नागरिकता। क्यों भाई? एक टॉपिक ये छूटा हुआ है, सिटीजनशिप या नागरिकता। नागरिकता, ठीक है, इसी को डिस्कस कर लेते हैं, या और छोटे टॉपिक में जो हो जाए
अब इसके बाद अगला आपका है जुडिशरी, हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जुडिशरी। या इसी को शुरू कर दें, जुडिशरी ही, नागरिकता खत्म कर दें। चलो देखो, नागरिकता हमारे संविधान के किस भाग में है? 2 में है। अनुच्छेद कहां कहां से है? 6 से 11 है। हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता है। ये प्रावधान हम लोगों ने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया। हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं है, हमारे यहाँ डुअल सिटीजनशिप या दोहरी नागरिकता नहीं है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एक 1955 का नागरिकता अधिनियम है। चलो इसमें अभी बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहले डिस्कस करेंगे संविधान के अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 11। इसमें से एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक। चलो अनुच्छेद 5 कौन बताएगा? आर्टिकल 5 क्या है नागरिकता का? कोई बताएगा? नागरिकता का अनुच्छेद 5 नहीं बताएंगे आप लोग? अच्छा चलिए पहले लिख लीजिए, उसके बाद एक लाइन हम बताते हैं। लास्ट टाइम पढ़ाया गया, लास्ट टाइम आप लोग क्लास किए थे? कौन कौन था? खाली अकेले आप थे और आप 2 लोग, बाकी सब लोग आप भी थे? अच्छा, बाकी सब लोग नए हैं? हाँ, आप लोग नए हैं? अच्छा, तुम्हारे बाल बड़े घुघराले हैं यार, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। चलो ठीक है, कोई नहीं। लिखो आर्टिकल 5 एक लाइन लिख लो, उसके बाद हम समझाते हैं। लिखो, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, संविधान के प्रारंभ, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, हाँ हेडिंग है अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ, नहीं लिख पाएंगे क्या? पर नागरिकता। ये है, इसमें जरा 2-4 लाइन लिख लीजिए कि समझाते हैं। लिखिए, संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति, संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है और अधिवास है, और उसमें ABCD करके लिखेंगे, और में और ए लिखिए, ए इसी में ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी। पहले ए लिखिए। ए में लिखेंगे जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या पहला क्या लिखे हैं? जो भारत के राज्य क्षेत्र में पैदा हुआ था, जन्मा था। दूसरा या बी वाला लिखिए,
जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था। और सी लिखिए, जो ऐसे प्रारंभ के ठीक पहले, जो संविधान के, ऐसे लिख लो, जो संविधान के प्रारंभ होने के ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक, संविधान के लागू होने या प्रारंभ होने के कम से कम 5 वर्ष पहले भारत के राज्य क्षेत्र में निवास कर रहा था। 5 वर्ष पहले, संविधान के प्रारंभ होने के ठीक 5 वर्ष पहले भारत के क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा, मामूली तौर पर निवासी रहा, भारत का नागरिक होगा। भारत का क्या होगा? ये सभी भारत के क्या होंगे? नागरिक होंगे। अब इस पूरे आर्टिकल का इसेंस आप लोग समझ लीजिए कि आर्टिकल 5 क्या कहता है। तो लिखा है ना, संविधान के प्रारंभ होने, यानी आपका संविधान कब लागू हुआ? नागरिकता का पहले ही लागू हो चुका था, जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया था, उसी समय आपका नागरिकता लागू हो चुका था। यानी कि आजादी के समय या संविधान के लागू होने के ठीक समय, यानी कि 26 नवंबर से आपका नागरिकता का प्रावधान लागू हो चुका था। इसके 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष घटा दीजिए और वही 42-42 के आसपास, जो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में, आजकल जो पाकिस्तान है ये भी भारत में था, जो बांग्लादेश है ये भी भारत में था, और जो आपका इस समय भारत है, इस पूरे क्षेत्र में कहीं भी कोई व्यक्ति क्या किया हो, अगर निवास किया हो, पहला क्या है, अगर वह भारत के राज्य क्षेत्र में पैदा हो गए तो भारत का क्या माना जाएगा? नागरिक माना जाएगा। दूसरा, जिसके माता पिता में से कोई भारत के नागरिक, भले वो व्यक्ति कहीं पैदा हो दुनिया में, अगर उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं तो भी नागरिक माना जाएगा। और तीसरा है कि अगर कोई व्यक्ति संविधान के प्रारंभ होने के ठीक 5 वर्ष पहले भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी मामूली तौर पर निवास किया, ये तीनों ही लोग क्या माने जाएंगे? भारत के नागरिक माने जाएंगे। इसका इसेंस बस इतना है। अब इसका, इस आर्टिकल का कोई लेना देना आज के डेट में नहीं है। संविधान लागू हो गया, जिसको नागरिक बनना था वो बन गया। अब इस अनुच्छेद का कोई महत्व नहीं है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी जान लीजिए आर्टिकल 5 ये बताता है जब हमारा संविधान प्रारंभ हुआ तो कौन कौन से लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे? जो भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पैदा हुआ हो, ठीक। दूसरा, माता पिता में से कोई लोग भारत का नागरिक हो। तीसरा, जो 5 साल संविधान के लागू होने के पहले भारत में आकर के निवास कर रहा, ये क्या माने जाएंगे? सभी भारत के नागरिक माने जाएंगे। क्लियर? अब आर्टिकल 6 लिखिए, अनुच्छेद 6 के बारे में लिखिए। अनुच्छेद 6 लिखिए, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन मतलब वहां से आने वाले, प्रव्रजन का मतलब वहां से आने वाले, प्रव्रजन लिख लेंगे, प्रव्रजन नहीं लिख पाएंगे, प्रव्रजन, ये धुआं कैसा उठ रहा है, करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन
करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अब इसमें देखो दो कंडीशन है 6 में, एक ए है एक बी है। ए कहता है कि जो 1935 के अधीन भारत का राज्य क्षेत्र था, जब मैंने 1935 का अधिनियम पढ़ाया था तो 1935 के अधिनियम के तहत जो जो क्षेत्र भारत में थे। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 तक, चाहे वो आज पाकिस्तान में हो चाहे वो दुनिया के किसी देश में, अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 तक भारत आ गया है, कहां से? पाकिस्तान से, ये लोग क्या माने जाएंगे? भारत के नागरिक माने जाएंगे। समझ लीजिए, ए और बी क्या कहता है, या अनुच्छेद 6 ये कहता है कि जब देश का बंटवारा हुआ तो बहुत सारे लोग यहां से कहां गए? पाकिस्तान, और पाकिस्तान से कहां आए? हिंदुस्तान। तो सरकार ने एक डेट निर्धारित कर दिया। पहला कहा कि जो 1935 में भारत के राज्य क्षेत्र थे, वहां से अगर कोई माइग्रेट होकर के बलूचिस्तान, जैसे आज पटन है, बलूचिस्तान या लाहौर, ढाका, जो भी क्षेत्र थे, अगर वहां से कोई व्यक्ति भारत आता है तो क्या माना जाएगा? भारत का नागरिक माना जाएगा। फिर उन्होंने डेट भी निर्धारित कर दिया कि 19 जुलाई 1948 के पहले अगर कोई तक या इसके तक कोई पाकिस्तान से माइग्रेट होकर के कहां चला आया है? भारत, वो क्या माना जाएगा? भारत का नागरिक माना जाएगा। यानी कि आर्टिकल 6 हमें ये बताता है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं, दो ही तो नेशन बना, एक इंडिया एक पाकिस्तान, तो जो लोग पाकिस्तान से आए हैं उनके नागरिकता के बारे में क्या प्रावधान है, या कौन से वो व्यक्ति होंगे जो पाकिस्तान से इंडिया आ गए हैं, उनको हम क्या देंगे? भारत की नागरिकता देंगे। तो जो लोग 19 जुलाई 1948 तक भारत के राज्य क्षेत्र में आ गए हैं, उनको हम क्या मानेंगे? भारत के नागरिक मानेंगे, भले ही वो आज क्षेत्र कहां चला गया हो? पाकिस्तान। हाँ, सरकार ने डेट फिक्स कर दिया था, क्योंकि बंटवारा तो 47 में ही हो गया था। ठीक, अगला देखिए आर्टिकल 7, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। देखो, इसमें सरकार ने एक डेट निर्धारित कर दिया, 1 मार्च 1947, आर्टिकल 7 में 1 मार्च 1947 इसमें एक डेट निर्धारित कर दी गई कि 1 मार्च 1947 से जितने भी लोग भारत से पाकिस्तान चले गए, अगर वो लोग दोबारा भारत आते तो हम उनको भारत की नागरिकता नहीं देंगे। लेकिन अगर कोई लाइसेंस बनवा करके आता है, जैसे कुछ ऐसे हिंदू फैमिली थी जिनके कुछ लोग भारत आ गए, उनके बच्चे माता पिता पाकिस्तान ही छूट गए। समझिए इस बात को, कहां छूट गए? पाकिस्तान में ही रह गए। तो अब उनको कैसी नागरिकता दी जाए? तब ये कहता है कि जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए, फिर पाकिस्तान से वापस आ गए, या जो लोग वहां रह गए थे, उन लोगों को हम अनुज्ञा पत्र, लाइसेंस
पत्र के अनुसार इनको हम भारत का नागरिक मानेंगे। यानी कि अनुच्छेद 7 हमें ये बताता है कि ऐसे लोग जो इंडिया से कहाँ गए, पाकिस्तान, फिर वहां उनका मन नहीं लगा या मन नहीं लगा, दिल नहीं लगा, मार काट हुआ, बवाल हुआ, फिर वो वापस इंडिया चले आए या कुछ लोग छूट भी गए थे। उनको सरकार ने लाइसेंस इशू किया था कि ठीक है आप आ जाओ, आपको हम भारत की नागरिकता दे दें। क्लियर। अब बात आती है आर्टिकल 8 की। अनुच्छेद 8 लिखिए। अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार का अधिकार। अब देखिए, जैसे बहुत सारे लोग भारत के बाहर चले गए थे। आप लोगों ने गदर आंदोलन सुना होगा, कामागारी माटा प्रकरण सुना होगा। एक जहाज था जिसको लेकर के कहाँ गए थे लोग, कनाडा। और एक जो है लाला हरदयाल का नाम सुना होगा, जो सैन फ्रांसिस्को वगैरह में जाकर के क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहे थे। तो बहुत सारे लोग, जैसे आपका एक देश है मॉरिशस, बहुत सारे लोग मॉरिशस चले गए, कुछ लोग लंका चले गए, कुछ लोग कहीं चले गए। तो इसमें कहा गया आर्टिकल 8 में कि जो लोग भारतीय मूल के हैं, यानी जो भारत से कहीं बाहर रह रहे हैं, ऐसे लोग जो 1935 के अधिनियम के अंतर्गत जितना भारत था, इसमें पूरा पाकिस्तान भी शामिल था, पूरा बांग्लादेश भी शामिल था, यानी 1935 के अंतर्गत जितने भारत के राज्य क्षेत्र थे, अगर इस राज्य क्षेत्र में कोई व्यक्ति निवास करता था और वह बाहर चला गया, उसके अगर वहां बच्चा हुआ, कोई बच्चे हुए, उनको नागरिकता आप कैसे देंगे? यानी कि आर्टिकल 8 उन लोगों को नागरिकता देता है जो व्यक्ति, जिनके माता पिता, पितामह पितामही, दादा दादी कभी 1935 का जो भारत डिफाइन है उसके राज्य क्षेत्र के भीतर कहीं उनका घर, मकान, द्वार या भारत के नागरिक रहे, ठीक, उनको भारत को क्या माना जाएगा? नागरिक माना जाएगा। इसको दोबारा समझ लीजिए। ये आर्टिकल ये बताता है कि ऐसे लोग जो 1935 के भारत के राज्य क्षेत्र में, जो जिनके माता पिता, नाना नानी, पितामह पितामही भारत के निवासी थे, अब उनके बच्चे कहीं विदेश चले गए, मॉरिशस चले गए, अमेरिका चले गए, ब्रिटेन चले गए, कनाडा चले गए, कहीं चले गए, और उनके वहां बच्चे हुए, तो उनको हम कैसे नागरिकता देंगे? तो उनके वंश के आधार पर, यानी उनके जो माता पिता, उनके पूर्वज भारत के नागरिक थे, इसलिए वो भी क्या होंगे? भारत के नागरिक होंगे। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो रे, समझ रहे हो ना? अब आर्टिकल 9 बताओ क्या कहता है? अनुच्छेद 9 क्या कहता है? एक लाइन लिख लो, अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 लिखिए। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना, यह है आपका 9। अब इसमें देखिए, आर्टिकल 9 कहता है सिंपल भाषा में, अगर कोई भारतीय मतलब हम लोग किसी विदेशी राष्ट्र की स्वेच्छा से,
अगर हम नागरिकता ले लें तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। सिंपल सी मीनिंग है। अगर कोई व्यक्ति, आर्टिकल 9 बताता है कि अगर कोई पर्सन भारत की नागरिकता है, नागरिक है, अगर वो अमेरिका की, फ्रांस की, ब्रिटेन की या दुनिया के किसी देश की नागरिकता उसने ले, तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। अगर आप लोग में से भी कोई किसी विदेश की नागरिकता ले ले, आपकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ठीक। आर्टिकल 10 देखिए क्या कहता है, लिख लीजिए। आर्टिकल 10 लिखिए। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। ठीक है। अब जैसे हम लोग हैं, भारत के नागरिक हैं, तो संसद के द्वारा बनाई गई विधि के अधीन हम लोग क्या रहेंगे? हमेशा भारत के नागरिक रहेंगे। ठीक। अगर हम लोग कोई गलत काम नहीं करते हैं, देश विरोधी काम नहीं करते हैं, तो हमारी नागरिकता क्या होगी? बनी रहेगी। कुछ उल्टा सीधा करेंगे, नागरिकता भी जा सकती है। ठीक है भाई। तो आपकी नागरिकता क्या रहेगी? बनी रहेगी, संसद के विधि के अधीन रहते। और 11 क्या कहता है? 11 कहता है कि संसद को, लिख लीजिए, अनुच्छेद 11, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का, नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। अब देखिए, आर्टिकल 11 अनुच्छेद जो 11 है, यह संसद को अधिकार देती है कि नागरिकता के अर्जन, समाप्ति या आपका नागरिकता कैसे बना रहेगा, इससे संबंधित कोई भी नियम बना सकते हैं। यानी कि आर्टिकल 11 संसद को यह अधिकार देता है तो वह नागरिकता के अर्जन, उसका समापन या नागरिकता के बने रहने से संबंधित कोई भी नियम पारित कर सकती है। यानी पार्लियामेंट रेगुलेट योर सिटीजनशिप बाय आर्टिकल 11। यानी कि नागरिकता से संबंधित संसद को जो अधिकार मिला है कानून बनाने का, वो आर्टिकल 11 के तहत मिला हुआ है। थक गए हो क्या आप लोग? हाँ, थक जाते हो ना? क्या बजे आए हो? 1:30 बजे? हाँ? क्यों यार, तुम लोग थक जाते होंगे, लंबी लंबी क्लासेस हो जाती हैं। क्या करें, आपके यहाँ 3 क्लास चलाने का नियम है। 31 अक्टूबर के बाद 2 क्लासेस हो जाएंगे। हाँ, आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं बेटा। नागरिकता हम कितने तरीकों से ले सकते हैं, उसी पे आ रहे हैं। 1955 का नागरिकता अधिनियम है। इसमें 5 तरीके से, कितने तरीके से? 5 तरीके से नागरिकता आप प्राप्त कर सकते हैं। चलो, कौन बताएगा ये 5 तरीका? चलो भाई, जन्म के आधार पर, बाई बर्थ। दूसरा, वंश के आधार पर। तीसरा, पंजीकरण के द्वारा। चौथा, देशीकरण। और 5वां, भूभाग के अर्जन से। भूभाग के अर्जन से।
अब इसको समझिए, ये 5 तरीके से आपकी नागरिकता किसी भी व्यक्ति को मिल सकती है। अब एक एक करके समझिए। ये कितने तरीके हैं? 5 तरीके। पहला है बाई बर्थ या जन्म से। जैसे जो हम लोगों की नागरिकता है, जो आप लोगों की नागरिकता है, ये कैसे है? बाई बर्थ, यानी कि जब हम लोग पैदा हुए, बाई बर्थ, जन्म से हम बात कर रहे हैं। जब कोई बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चा पैदा होते समय उसके माता या पिता में से कोई भी एक इसमें अगर भारत का नागरिक है तो बच्चा क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली भारत का नागरिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल इनका ले लीजिए सानिया मिर्जा का। सानिया मिर्जा जानते हैं? सानिया मिर्जा को टेनिस खेलती थी, क्यों भाई? सानिया मिर्जा इस कहती। अब जैसे इन्होंने शादी किससे किया? शोएब मलिक से। शोएब मलिक ने तलाक हो गया, जो भी हुआ बात की बात है। इनका एक बेटा है, तैमूर करके नाम है, पता? सोनिया गांधी। सोनिया गांधी यहाँ कहाँ? अरे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले उनको निपटाओ। तो अगर कोई भी बच्चा के पैदा होते समय उसके माता पिता में से कोई अगर एक भारत का नागरिक होगा तो वह भी बच्चा क्या होगा? भारत का नागरिक। सानिया मिर्जा ये भारत की नागरिक है। ये शादी भले ही विदेशी से कर ली, लेकिन इनके माँ के बर्थ के आधार पर यह कहाँ की नागरिक माने जाएगा? बच्चा भारत का। हालांकि बच्चे के पास अधिकार है, चाहे तो वह पाकिस्तान की भी नागरिकता ले सकता है बाप के आधार पर, ठीक? या दोनों भारतीय हो या दोनों में से कोई एक भारतीय हो, तो वह भारत का बच्चा क्या होगा? नागरिक माना जाएगा। दूसरा देखिए, वंश के आधार पर। वंश बताओ भाई, आपके दादा परदादा माता पिता कहाँ के नागरिक हो? भारत के। ऑटोमेटिकली आप कहाँ के नागरिक हो जाओगे? भारत के। अगला है पंजीकरण। ये इंपॉर्टेंट है, समझ लो भाई। ये पंजीकरण क्या है भाई? जैसे कोई मान लो विदेशी से शादी कर ले, क्यों भाई? मान लो, क्या नाम है तुम्हारा? अभय। अभय कुमार शुक्ला। अभय गुप्ता है। अच्छा, अभय गुप्ता को मान लो रशियन पसंद आ गई, उन्होंने इससे शादी कर ली, तब ये भी कहाँ की होगी नागरिक? भारत की। क्यों? क्योंकि ये भारत के नागरिक हैं। अब उसको कैसे नागरिकता मिलेगी? बाई रजिस्ट्रेशन। ये अपनी पत्नी का क्या कराएंगे? रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तब वो क्या मानी जाएगी? भारत की नागरिक। सीमा हैदर आएंगे, जानते हैं आप लोग सीमा हैदर को? हाँ, ये सचिन की पत्नी है, क्रिकेट वाले नहीं, गुजरात का रहने वाला है। ये पाकिस्तान से भगा लाया, वो भी 4 बच्चों की अम्मा को ले आया। बड़े भारत के लोग खिलाड़ी थे भाई, अपने आई 4 बच्चे भी लेके आई, 3-4, और अपने पति को वहां छोड़ आई। तो अब इनको अगर भारत का नागरिक बनना है तो कैसे बनेंगे? पंजीकरण से, बाय रजिस्ट्रेशन। तो भारत का कोई लड़का या लड़की किसी विदेशी से शादी करता है या करती है तो वह भारत का नागरिक कैसे बनेगा? बाई रजिस्ट्रेशन। जैसे सोनिया गांधी यही कह रहे थे ना, तो सोनिया गांधी को रजिस्ट्रेशन कैसे मिला है? पंजीकरण किया। किसको? वो लाभ का पथ हम आइडियल इसमें नहीं था, वो लाभ के पथ के वजह से। दीदी विदेशी और देशी से नहीं मतलब है, ठीक है? हाँ, आगे देखिए, देशीकरण का मतलब क्या होता है? देशीकरण का क्या मतलब होता है भाई? जो भारत के मिट्टी में, संस्कृति में, कल्चर में मिल जाए। जैसे मदर टेरेसा आई थी भारत, कौन आई थी? मदर टेरेसा। अगर कोई विदेशी नागरिक भारत की भाषा बोलने लगे, आपके यहाँ 22 भाषाएं हैं, भाषाएं तो बहुत हैं, लेकिन 22 आपके मेन भाषा है। और तो अगर कोई व्यक्ति भारत की भाषा बोले, भारत का रहन सहन, भारत की कल्चर, भारत की परंपरा को क्या कर ले? स्वीकार कर ले। यानी कि विदेशी वाला देशी हो गया। क्या हो गया? देशी हो गया।
तो उसको भारत का क्या बनाया जाएगा? नागरिकता। जैसे मदर टेरेसा का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि कोई भी विदेशी भारत में रहने लगे, यहाँ का रंग, यहाँ का कलर, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भाषा में वो क्या हो जाए? विलीन हो जाए, तो भारत का क्या बन जाएगा? नागरिक बन सकता है। अगला है भूभाग के अर्जन से। जैसे आपका सिक्किम, सिक्किम जो है यह भारत का पार्ट नहीं था। 1974 और 74 में इसको एसोसिएट राज्य का दर्जा दिया गया और 75 में कंप्लीट राज्य का। 35वां और 36वें संविधान संशोधन से। तो इसमें क्या था कि अगर कोई भूभाग भारत कब्जा कर ले, कल को नेपाल को भारत में मिला लिया जाए, भूटान को मिला लिया जाए, लंका को, या दुनिया का कोई भी देश अगर भारत से मिल जाए या भारत में मिल जाए तो क्या होगा? वह भारत के वहां के जो निवासी होंगे ऑटोमेटिकली भारत के क्या बन जाएंगे? निवासी। तो जितने भी सिक्किम के लोग थे, जैसे सिक्किम भारत का अंग बना, इसके सारे नागरिक क्या हो गए? भारत के नागरिक बन गए। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं। एक इसी में CAA आया था 2019, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम। बताओ इसके बारे में। CAA काफी चर्चा में था, ये कौन बताएगा या बताएगी? बताओ। 2019 में ये कहा गया कि जो व्यक्ति, इसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान को अलग था, इसके अलावा मतलब मुस्लिम इसमें काउंट नहीं किए जाएंगे। हाँ, चाहे सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, हिंदू हो, ये सारे लोग जो भारत के बाहर कहीं रह रहे थे, अफगानिस्तान में, इराक में, ईरान में, दुनिया में कहीं, या किसी भी देश में, पाकिस्तान, किसी दुनिया के किसी देश में रह रहे हैं, तो इनको कहा गया कि इनको हम भारत की नागरिकता देंगे, लेकिन मुसलमान को नहीं देंगे। अगर कोई व्यक्ति मुसलमान है, चाहे वो पाक से हो, चाहे बांग्लादेश से हो, इराक से हो, ईरान से हो, कहीं से भी, तो मुस्लिम्स को हम इसमें नागरिकता नहीं देंगे। बाकी जो लोग हैं, जो हिंदू हैं या सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, एक्सेप्ट मुस्लिम, 6 लोग इसमें थे, हिंदू, बौद्ध, जैन, धर्म, सिख, पारसी, ये लोग थे, इनको हम भारत की क्या दे देंगे? नागरिकता देंगे। अच्छा, इनको क्यों नहीं देंगे? सरकार ने क्या तर्क दिया कि इनको हम भारत का नागरिकता क्यों नहीं देंगे, आज इनको क्यों देंगे? सिख, जैन, पारसी, ईसाई, इनको भारत की नागरिकता देंगे और इनको नहीं देंगे, क्यों? ये माना है, बताओ। देखो, इसमें ये कहा गया, जैसे जो आपके अगल बगल, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, ईरान, इराक, ये इस्लामिक कंट्री है, यहाँ मुस्लिम या इस्लाम को मानने वाले लोग ज्यादा हैं, तो यह धर्म के आधार पर तो प्रताड़ित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दोनों का रिलीजन क्या है? सेम है। लेकिन जो माइनॉरिटी में लोग रह रहे हैं, जो हिंदू हैं, वो उनको प्रताड़ित हो सकते हैं, उनके साथ अत्याचार हो सकता है, तो हम इनको नागरिकता दे देंगे, लेकिन उनको नागरिकता नहीं देंगे। इसी का विरोध तो इस्लाम मुस्लिम वाले कर रहे थे। अगर ये कर देते तो जितने बांग्लादेशी हैं सब भारत के क्या बन जाते? नागरिक। जितने बांग्लादेशी मुसलमान हैं वो क्या बन जाते?
भारत के नागरिक बन जाते। इसलिए कहा गया कि इनको हम नागरिकता नहीं देंगे। एक चीज है एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। ये क्या है? एनआरसी क्या है? कोई आइडिया? यह एक रजिस्टर होता है जिसमें व्यक्ति का नाम, घर, मकान, जानवर कितना पाला है, एनिमल, उसका ब्यौरा होता है। और आज तक एनआरसी सिर्फ एक राज्य में हुआ है, वह राज्य है असम। असम के सिवा किसी राज्य में आज तक एनआरसी नहीं हुई। इसमें याद करिए 1971 में लड़ाई चली भारत और पाक की, तो जो आपका आज के समय ये बांग्लादेश है, ये कभी पूर्वी पाकिस्तान था और ये वाला पश्चिमी पाकिस्तान था, दो जगह था। तो यहां से जब बांग्लादेश में मूवमेंट हुआ, बवाल हुआ, क्योंकि यहाँ पर गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे थी। इन लोगों ने, बांग्लादेशियों ने क्या किया? अपनी सरकार के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। जैसा कि आपके यहाँ जिंजी और काकरोच वाले सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा ही सरकार के खिलाफ यहाँ क्या होने लगा? प्रदर्शन। तो सरकार इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए क्या कर दी? लाठी चार्ज करवा दी, मारा पीटा, गोलीबारी शुरू हुई। ये लोग यहाँ से भागने लगे। भाग भाग करके ये लोग ज्यादातर असम और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इधर उधर राज्यों में फैलने लगे। ठीक, इसी में एक संगठन था आसू, असम यूनियन संघ करके था, असम का एक स्टूडेंट संघ था। इसके लिए मूवमेंट चलाया, असम असमियों का होगा। आज जो बांग्लादेशी इनको पहचान करके इनको क्या कर दिया जाए? बाहर कर दिया जाए। तो राजीव गांधी ने एक समझौता भी किया, सेंट्रल गवर्नमेंट जो वहां के स्टूडेंट संघ था उससे समझौता किया कि जो लोग पाकिस्तान से आए हैं, सरकार ने एक डेट निर्धारित कर दिया, वो कुछ दिसंबर 71 या कुछ रख दिया कि जो इतने के बाद आए हैं उनको हम पाकिस्तान कहाँ, बांग्लादेश वापस भेजेंगे। ये समझौता तो हुआ लेकिन कभी लागू नहीं हो पाया और आज तक बांग्लादेश के बहुत सारे नागरिक असम में रह गए। अब जो आदमी सन 71-72 में आया हो और आज कितने साल हो गए? 28 और 25, लगभग 55-60 साल हो गया। अब जो व्यक्ति भारत में 60 साल से रह रहा है, उसकी कई पीढ़ियां भारत में रहेगी। अब उनको कैसे पहचान करके भारत से निकालोगे? ये समस्या है कि नहीं है? ये उन लोगों को हम कैसे बाहर निकालें? अब देखिए, जब दिल्ली में चुनाव हो रहा था, दिल्ली में, तो अरविंद केजरीवाल ने कुछ लोगों को वोटर कार्ड या नागरिकता वगैरह कुछ दिया था। तो कांग्रेस के, अरे बीजेपी वाले कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को ले आए हैं। अरे भाई, जो देश की सीमाएं हैं इसकी रक्षा करना गृह मंत्रालय का काम है। ये पैरामिलिट्री फोर्स है, आपकी बीएसएफ है, आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, एसबी है, ये किसके अंडर में है? केंद्र सरकार के अंडर में है। तो इसका मतलब केंद्र सरकार इनको रोकने में नाकामयाब है। ये लोग कैसे आ गए दिल्ली भाई? बोलो भाई। और यही नहीं, लखनऊ में बहुत सारे बांग्लादेशी रहते हैं अवैध तरीके से, क्योंकि चेहरा वहरा हम ही जैसे लोगों का होता है, बांग्लादेशियों का अंतर ज्यादा होता नहीं फिजिकली। ये लोग आसानी से भारत में आकर के रह रहे हैं और इनकी संख्या करोड़ों में है, लाखों में नहीं। पूरे भारत में अगर देखा जाए तो करोड़ों में ये लोग रह रहे हैं और सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले पा रही है और हमें नहीं लगता है कि ये लोग निकाले जाएंगे। धीरे 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 क्या बन गए? भारत के नागरिक है। अब यही बस गए, यही रह गए और यही रह जाएंगे। भारत छोड़ करके अब नहीं जाएंगे। उसी के लिए बात हो रही थी एनआरसी कराने की, कि इनकी पहचान की जाए, ये लोग यहाँ भारत में रह रहे हैं कि नहीं। यही सीए के विरोध में काफी जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे इसका विरोध कर रहे हैं। इसका विरोध नहीं होना चाहिए। जो अवैध हैं, बांग्लादेशी हैं, जो यहाँ के हैं,
वो लोग रहें, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो विदेशी हैं उनको हम क्यों रहने दें भारत में? उनकी सही तरीके से पहचान करके उनको क्या करें, फेंक दो। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे जो पंजाब के लोग अमेरिका में रह रहे थे, सीधा जहाज में भर के लाके भारत पटक दिया। जानते हैं नहीं आप लोग, सुने होंगे आप लोग। जितने भी भारत के लोग कहाँ रहे थे अवैध रूप से, कहाँ पे, अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रंप ने सबको पकड़ करके जहाज में भर करके लाके भारत पटक दिया। ऐसे भारत के लोगों को चाहिए कि बांग्लादेशियों की पहचान करके जहाज में भरो और सीधा ढाका में लैंड कर दो, जाओ यहां से तुम लोग, है कि नहीं? ये होना चाहिए। लेकिन भारत में खाली राजनीति है। सरकार फिर बन गई 19 के बाद, फिर दोबारा बन गई, काहे की एनआरसी और काहे का। हाँ, इसके बाद इसमें एक चीज और है, एनआरआई। एनआरआई क्या होता है? इंडियन ओवरसीज सिटीजनशिप क्या होती है? पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है? ये 3 चीजें हैं, इसके बारे में कोई आइडिया है? एनआरआई किसे कहते हैं? अप्रवासी भारतीय, ऐसे लोग जो भारत में 182 दिन से ज्यादा विदेशों में निवास करते हैं, किसी काम के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में, उन्हें एनआरआई कहते हैं। उनको वो सारे अधिकार प्राप्त हैं जो हम लोगों को अधिकार प्राप्त है। अब बात आता है ओआईसीज क्या होते हैं? ओवरसीज इंडियन सिटीजन क्या होते हैं? जिनके दादा परदादा कभी भारत के नागरिक रहे हैं, या जो लोग भारतीय मूल के रहे हैं। अगर वो लोग भारत में आना चाहें, बिजनेस करना चाहें, टूरिस्ट घूमना चाहें, तो सरकार उनको ओआईसी, एक होता पीआईओ कार्ड, अब ये दोनों एक ही में मर्ज कर दिया गया है। एक कार्ड इश्यू किया जाता था जिससे वो भारत में बिना रोक टोक के घूम सके, रह सके, पढ़ लिख सके। ठीक है, ये इसमें व्यवस्था थी। आई बात समझ में? तो ये थोड़ा सा इसके बारे में हमने लिख दिया है, नोट्स में बना दिया है, पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, यहाँ से कुछ ज्यादा आता नहीं है। जो मेन चीजें थी हम उसको डिस्कस करेंगे। एक चीज और इसमें पढ़ा दें, इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट, जैसे जो आपके अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं, तो वहां पर जैसे हम इंडियन अगर जाते हैं तो सरकार से वहां परमिट लेना पड़ता है कि भाई आप क्यों जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि जो आदिवासी हैं उनकी अपना एक कल्चर है, अपने तौर तरीके हैं रहने के, उस कल्चर से हम लोग मैच नहीं खाते हैं। तो आपको रीजन बताना होगा कि आप वहां क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आपके जान माल का भी खतरा हो सकता है, वो ट्राइबल्स हैं, आपको मार भी सकते हैं। इसलिए वहां पे इनर लाइन परमिट इशू किया जाता था, पास इशू किया जाता था कि आप इतना दिन तक यहाँ रह सकते हैं, घूम सकते हैं। उसका ऑब्जेक्टिव आपको रोकना नहीं था, जो आदिवासी हैं उनके हितों के संरक्षण के लिए ऐसा किया गया। क्लियर? तो ये कुछ चीजें हैं, और इसमें अभी हम सिटीजनशिप का भी नोट भेज देंगे, तो उसको भी आप लोग क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। तो आपका देखो क्या क्या टॉपिक हमने खत्म कर दिया, आपका इतना जान लो। भारत का संवैधानिक विकास, ये पूरा आपका खत्म है। दूसरा आपका संविधान की प्रस्तावना और आर्टिकल 1, 2, 3, 4 तक खत्म कर दिया। एक चीज इसमें हमको बताना रह गया है, राज्यों का पुनर्गठन। बताया था नहीं, हैदराबाद के बारे में, कश्मीर के बारे में बताया था भाई, कराया था ना, फजल अली आयोग, घर आयोग हम करा दिया है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा आपका नागरिकता है, ये कंप्लीट हो गया। दूसरा हमने मूल अधिकार पढ़ाया था, ये कंप्लीट हो गया। फिर डीपीएसपी में हमने एक टॉपिक पढ़ाया था, आर्टिकल 44 तक। उसके बाद आपके कोई नए टीचर आते हैं और वो डीपीएसपी का एक टॉपिक बचा था, और यूनियन लेजिस्लेचर का और एग्जीक्यूटिव का 3 लेक्चर, 4 लेक्चर को मैंने 20 लेक्चर में पढ़ाया है।
4 लेक्चर की क्लास उन्होंने कितना पढ़ाया है? 20 लेक्चर में पढ़ाया है। वही है, उसी में 3 ही लेक्चर है, वो तुमको दिखाते हैं। 4 लेक्चर की क्लास को उन्होंने 20 लेक्चर में पढ़ाया, तो 16 लेक्चर की क्लास कौन पढ़ाएगा भाई? वहां से एक निर्धारित पैटर्न है, अभी आप लोग को दिखा देंगे कि कितने में कितना लेक्चर होना चाहिए। देखो, संवैधानिक विकास को 5 लेक्चर में मिला हुआ है, प्रस्तावना यूनियन टेरिटरी के लिए 2 है, नागरिकता के लिए 1 है, मूल अधिकार के लिए 4 है, डीटीएसपी के लिए 2 लेक्चर है, फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य के लिए 1 लेक्चर है, ये भी हमने खत्म कर दिया आपका। यूनियन लेजिस्लेचर के लिए जो आपके सर पढ़ाए थे वो 3 लेक्चर का क्लास है, 3 लेक्चर ओनली, और 3 लेक्चर को 3 लेक्चर ओनली 3 लेक्चर की क्लास है। अब 3 लेक्चर को आप 20 लेक्चर में पढ़ा रहे हो, कैसे? उससे मतलब नहीं होता है, आप 3 है 3 ही में खत्म करिए, टाइम वाइम नहीं लगता उगता है, जो है उसमें पढ़ाइए। अगली क्लास कैसे चलेगी? हर एक क्लास का शेड्यूल बना करके भेजा गया, और उसमें आप कैसे पढ़ा देंगे? 20 लेक्चर का मतलब अभी तक आप लोगों का पूरा संसद, पूरी आपकी ये न्यायपालिका, पूरा आपका सेंट्रल स्टेट रिलेशन यहां तक खत्म होना चाहिए। कोर्स कहां खत्म हुआ? खाली प्रेसिडेंट खत्म हुआ। अब ये 16 लेक्चर की क्लास बची है, अब वो अपना उसको पढ़ाना पड़ेगा उनको फ्री में। फ्री में क्या, उन्होंने तो इतना लेक्चर किया, ये उनकी जिम्मेदारी है। हमने जितना लेक्चर है उतने में पढ़ाया है, हमने आपका कोई लेक्चर इधर उधर नहीं किया है। जितना लेक्चर है, जितना सिलेबस है, उतना आपको है। बात समझ रहे हो तुम? अब देखो, आगे हम पार्लियामेंट पढ़ाए हैं, ये बेटा 5 लेक्चर की क्लास है, इसमें 4 लेक्चर हम पढ़ा चुके हैं, 1 लेक्चर बचा है, तो आप लोग इसमें कल कुछ डिस्कशन करना होगा तो आप कर सकते हैं। कुछ पूछना है, कुछ छूट गया है तो आप पूछ सकते हैं, वो हम कल देख लेंगे। नहीं तो कल हम शुरू करेंगे जुडिशरी, जिसमें हम क्या पढ़ाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। कल हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ाना शुरू करेंगे। इसमें आप लोगों को जो पीछे से कोई भी चीज छूटा है उसमें आप पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, पढ़ करके आकर के पूछ लीजिए। आज हम संसद का एक पार्ट का नोट भी भेज देंगे, एक नागरिकता का और एक संसद का। ये 2 पार्ट आपको हम नोट अभी ग्रुप में डलवा देंगे, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं। तो जो हमारा सिलेबस है वो ये है, अब आगे हम जितना है उतना पढ़ाएंगे। क्लियर? बंद कर दो इसको बेटा।